Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal and good evening to all Gimme TV viewers. मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शगुफ्ता लोधी एक मरतबा फिर आपके सामने और एक मरतबा फिर एक बहुत अच्छी शख्सियत लेकर आपके साथ हाजिर हैं। और हमेशा की तरह से जैसे गिमी टीवी आपको गिमी साहब की दुआओं से जो ऊपर जन्नत से मेरा बहुत बिलीफ है कि गिमी साहब मुझे हर प्रोग्राम से पहले भी और वैसे भी बहुत दुआएं दे रही हैं। और जिस तरह से आप सब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारे दोस्त बैठे हैं और हमें इस शो को हर डे एवरी डे ये शो एक चल रहा है और इसमें हम आपको कभी कोई एक्सपर्ट डॉक्टर्स लाते हैं, कभी हम जिस भी तरह से हम आपकी खिदमत कर सकते हैं, हम अपनी पॉजिटिविटी आप तक पहुंचा सकते हैं और आपकी दुआएं और मोहब्बतें हम समेट सकते हैं, हम वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। गो के हम अपने वतन से दूर बैठे हैं और यहाँ यूके में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे दिल आप सबके साथ धड़कते हैं जहाँ जहाँ भी जिस भी जगह पे आप बैठे हैं। तो एज ऑलवेज आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो उन्होंने पहले मैं थोड़ा सा आपको उनका एकेडमिक करियर के बारे में बताती हूँ कि उन्होंने ही स्टडीड एट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी MScs किया उन्होंने एंड ही वाज द स्कूल ईयर ऑफ 2008. Then he did electrical telecom at University of Engineering and Technology Lahore in 1993. उसके बाद उन्होंने उनकी जो ये पढ़ने का जो सफ़र है वो आगे चला और उन्होंने मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स में MCS नस्ट से भी किया। उसके बाद आपको बताऊं कि मुझे इसलिए कि मुझे क्रेसन मॉडल स्कूल बहुत पसंद है, मेरे अपने भी भाई वगैरह उधर गए हुए हैं, तो इसलिए मैं ये ज़रूर मेंशन करूंगी कि क्रेसन मॉडल हाई स्कूल से उन्होंने अपना सेकेंडरी स्कूल किया। तो ये तो उनका वो सफ़र चलता ही रहा, पढ़ने का तो सफ़र कभी भी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी की ये बात है कि ये इतने हर दिल अजीज सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी हैं कि बस इनका मैं नाम लूंगी और आप सब पहचान जाएंगे। आज हमारे साथ स्ट्रेट फ्रॉम इस्लामाबाद ऑन स्क्रीन हैं नासिर बेग साहब, जो कि किताब दोस्त शख्सियत हैं, इंतहाई एक्सट्रोवर्ट इंसान हैं, उर्दू पढ़त से जुड़े हुए और एक अच्छी आवाज़ के मालिक शायर भी हैं और ना सिर्फ अपना कलाम बल्कि दूसरी बहुत सारी अदबी शख्सियात के कलाम की पढ़त भी करते हैं। 800 से ज़्यादा, जी हाँ 800 से ज़्यादा नज़में लिख भी चुकी हैं और कॉलेज ऑफ सिग्नल्स में पढ़ाते भी रहे हैं। आइए इनकी जर्नी का हम इनसे बातचीत करते हैं। वेलकम टू आवर शो नासिर भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। गिमी टीवी आपको वेलकम कर रहा है, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, आपने टाइम निकाला। हमने सोचा कि ये जो ईद की छुट्टियां हैं इसमें हम आपको ना कैच नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके नाजरीन के साथ बात कर सकूं, और जो तारुफ आपने कराया मैं उसके लिए बहुत ममनून, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का कि आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू नासिर भाई, वी आर ग्रेटफुल, क्योंकि हमारे नाजरीन जो हैं वो अब हमें खुद से कहते हैं कि हमें फलां गेस्ट चाहिए। उनका एक हमारे साथ एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप ऐसा हो गया है कि जी मैसेंजर पे हमें भेजते हैं धड़ अपनी चॉइसेस, और उसी में आप भी एक फेवरेट मोस्ट पर्सनैलिटी थे कि इनको बुलाया जाए अगर आप बुला सके। तो मैं आपको फॉलो तो बड़े अरसे से कर और माशाल्लाह से आपको एक ब्रॉडकास्टिंग वाली आवाज अल्लाह ताला ने दी है, इतनी प्यारी आवाज की जो कहते हैं ना कि जैसे जौहरी जानता है कि किसी अंगूठी में नगीना कैसे फिट करते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला को भी शायद नहीं, डेफिनेटली अल्लाह ताला को पता था कि इस शख्स को दुनिया में जाके पढ़त करनी है। तो आप इस सारे में जिस तरह आप माशाल्लाह कर रही हैं, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके भाई भी हैं तैमूर रहमान भी, वो माशाल्लाह भी
क्योंकि बरतानिया आ चुके हैं, हमारी उनके जी साथ जी एक अदबी दोस्तों में वो भी हमारे एक दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त, बड़ा अच्छा काम वो भी कर रहे हैं। तो मैं तो सबसे पहले इम्प्रेस होगी जो आपने उनके उसमें कासिद में ना, वो माशाल्लाह से आपने मॉडलिंग करी, मैं उसको मॉडलिंग का ही और जी हैरान कुन ये बात थी नासिर भाई कि जी आजकल तो मॉडल होती हैं जो पैक दिखाएँगे और यंग से लड़के, आप भी खैर बूढ़े नहीं हैं, लेकिन मैं यंग से कि 20-25 साल के जो जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जनाब कोई यूँ करके यूँ कर रहा है, कोई यूँ कर रहा है, आपको पता है अदाएँ उसमें एक मैच्योर मॉडल और बहुत अच्छे तरीके से जिस तरीके से वो पूरा का पूरा वो स्टोरी टेलिंग हुई है और जिस तरह से जी पूरी की पूरी प्रोडक्शन हुई है, इट वाज़ अमेजिंग, इट वाज़ अमेजिंग। तो आप मुझे बताइए कि आप अपना जर्नी की बात हमसे कहाँ से शुरू करेंगे? कहाँ से? आपको पहले फ़ौज की तरफ या पहले अदब? जहाँ जैसे आपकी मर्जी, आप जैसे लेके जाना चाहेंगे। मैं तो अच्छा। आज तो आप यू आर होल्डिंग होल्डिंग द स्टीयरिंग व्हील, तो जैसे आप हुक्म करें। ओके, ओके। अच्छा पहले तो मैं ज़रूर क्योंकि थोड़ा-सा मेरा भी वास्ता है क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आर्मी की जो सेटअप है, वो तो एक बहुत डिसिप्लिन्ड है और उसमें आप करते हुए डेफ़िनेटली आप जब पीएमए में जाते हैं वहाँ पे अदबी और वो सब चीज़ें एज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग तो होता ही है काबुल में। लेकिन उसके बाद ये जो आपका है, आपका तो ये पैशन है। आपका जो मैंने देखा है ना मतलब इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। जैसे एक एक बंदा जो है ना वो उसकी ना कोई मोहब्बत और इश्क वाली दास्तान है, ये पढ़त वाली, नज़्में, अदबी ज़ौक़, तो ये कैसे साथ-साथ चला आपके? शगुफ्ता ऐसे है कि फौज में एक आपको पढ़ना बहुत पड़ता है। जी, ऐसी बात नहीं कि पढ़ना तो आपको डेफिनेटली पड़ता है। तो आपको वहाँ पर बहुत से लोग किताब दोस्त मिलते हैं। जी, पढ़ने वाले बहुत से लोग हैं। तो पढ़त का सिलसिला तो चलता रहा। हुँ, बाज़ औक़ात उसके लिए भी वक़्त नहीं होता था क्योंकि मुश्किल ज़िंदगी है और सुबह से लेके शाम तक आपको पता हुँ, नहीं चलता कि कब कहाँ किस जगह पर कौन-सा काम आपको आ जाए और आपको कब जाना पड़े। हुँ, और बाज़ औक़ात एक्सरसाइज़ेज़ होती थी महीनों-महीनों की 2-2 3-3 महीने हम लोग जाके रहते थे। फिर कुछ ऑपरेशंस इस तरह की चीज़ें स्टैंड ऑफ्स। तो वो एक मुश्किल ज़िंदगी है, बहुत डिसिप्लिन्ड ज़िंदगी है जो आपसे आपका 100% माँगती है। वो एक वे ऑफ लिविंग है, आपको वो अडॉप्ट करना पड़ता है एंड यू हैव टू लिव दैट। ट्रू, तो उस टाइम फ्रेम में वो जो पीरियड मैंने फ़ौज में गुज़ारा, उसमें मुझे किताबें पढ़ने का मौका तो मिला। वो हुँ, भी बल्कि कम हो गया पहले की निस्बत लेकिन मिला ज़रूर। हुँ, लेकिन ये कि जो क्रिएटिव काम था ना, वो मैं नहीं कर सकता था। जिस तरह मैं लिखता था, तो मैं लिख नहीं पाता था, क्योंकि उसके लिए आपको एक यकसुई चाहिए होती है, एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए होता है। बाज़ औक़ात आपको उसमें खोना पड़ता है। आप 2-2 दिन, 3-3 दिन एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है अगर आप साथ काम भी कर रहे हैं और वो भी इस तरह का काम जिसमें कि आप से गलती नहीं होनी चाहिए। तो ज़ीरो एरर सिंड्रोम जहाँ पर चाहिए होता है, तो वो एग्ज़ैक्टली, एक ज़रूरी चीज़ है। तो वहाँ पर क्रिएटिविटी पे इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ा बिकॉज़ मैं उस तरीके से वक़्त नहीं दे पाता था और ना ही उस फ्रेम ऑफ माइंड में उस जगह पर जा सकता था कि मैं उस जगह वो जो तख्लीक का काम है, वो एक ख़ास आपको शायद अंदर डूबना पड़ता है, एक डुबकी मारनी एग्ज़ैक्टली, पड़ती है अंदर जी, और जी, वो जी, कहीं डीप अंदर से कोई चीज़ आती है तो आपको वो बात फिर तब कोई तख्लीक निकलती है और वो भी मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एक तख्लीक है वो आपके बच्चों की तरह होती है। जैसे आपको अपनी औलाद प्यारी होती है वैसे ही आपको अपनी तख्लीक प्यारी है। क्योंकि वो शायद इट टेक्स अ पार्ट ऑफ योर हार्ट एंड सोल विद इट। ट्रू, वो सिर्फ अल्फाज नहीं होते। तो एग्ज़ैक्ट तो वो उस एक लेवल पे खास जाना पड़ता है जो कि फौज में थोड़ा मुश्किल हो जाता था उनकी रूटीन के साथ जाना। जी, अदर देन दैट पढ़ाई वढ़ाई करते रहे लेकिन ये काम नहीं हो सकता था तकलीफ वाला। जी, तो बिल्कुल ये एक फर्क था। जी, मेरा मकसद भी यही था पूछने का, मुझे तो क्योंकि खुद अंदाज़ा है हमारी मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे इन-लॉज़ में भी जी, और मेरी अपनी फैमिली में भी फ़ौजी हैं माशाल्लाह सोल्जर्स भी हैं, तो जी, वो मुझे अंदाज़ा है कि ये जो क्रिएटिविटी है ये बिल्कुल एक समंदर की तरह जहाँ पे आपने गौते लगाने हैं, डूबना है और फिर आपने बच्चों की तरह से अपनी क्रिएशन को वो
लेकिन माशाल्लाह फिर भी अच्छा, तो ये आपका फिर सफर जो है कि आफ्टर रिटायरमेंट आपने सीरियसली इसको लिया, तख्लीकी अमल? मैं असल में पढ़त का जो काम है जी। वो भी, क्योंकि फौज इस तरह का मीडियम, आपको पता है कि वो इतना पसंद नहीं करते कि लोग मीडिया पे आएं और कोई तशहीर हो और कोई इस तरह की चीज हो, जी। क्योंकि आपको एक खास डिसिप्लिन है जो कि फॉलो करना पड़ता है और अच्छा, आप उसके पाबंद रूल। होते हैं। जी, जी। तो मैं पढ़त वाला काम भी मैं एज सच वैसे बचपन में तकारीर वगैरह जवानी में भी करता रहा, फौज में भी करता रहा। इसके अलावा ड्रामाज वगैरह इस तरह की चीजें भी स्कूल में, स्टेज प्लेज वगैरह, इवन फौज में आके भी ड्रामेटिक्स क्लब एक पीएमए में था, मैं उसका मेंबर था। तो ये दोनों चीजें मैं करता रहा, डिबेट्स भी और साथ थोड़ी बहुत ही एक्टिंग वगैरह भी, लेकिन वो बस एक हद तक होती रही। सही। उसके बाद ये था कि जब मैं उसमें आया, काम करना शुरू किया, यूनिट में आया, पास आउट हो गया, तो फिर जी, ऐसे मौके तो नहीं मिले कि मैं कोई पढ़त कर सकूं। और पढ़त भी ऐसा, उस जमाने में ऐसी रिकग्निशन थी भी नहीं पढ़त जी, की, जी, अगर मैं सही। सच बताऊं तो। और ना ही हम, सिर्फ एक जिया साहब थे जो पढ़त करते थे, और वो भी उनकी फैज साहब की पढ़ी हुई कैसेट्स थी, जी, जी, जो उन्होंने पढ़त की हुई थी, और बस हम वो सुने हमने जवानी में, और हम बस फैज साहब तो खून में दौड़ते थे, उनके तो हम दीवाने थे। तो वो बस उससे इश्क हो गया। लेकिन ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं खुद शायद ये काम करूंगा। ये अच्छा, बहुत लेट कहीं जाके, कोई आज से 8 एक साल पहले, अच्छा। मैं दोस्तों की महफिलों में, 8 9 साल पहले मैं दोस्तों की महफिलों में बैठ के पढ़ता था कि कोई कहता था फैज सुना दो, वो सुना दो इश्क सुना दो, या हुँ, कोई और नज्म वो फैज साहब की कहते सुना दें, या गालिब सुना दें, या इंशा जी सुना दें, या फराज सुना दें। तो मुझे हुँ, बहुत सी नज्में जुबानी याद थी, और मैं महफिल में बैठ के दोस्तों यारों के सामने पढ़ दिया करता था। ठीक। और इस तरह चल रहा था। कभी रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने कभी नहीं की थी। बस एक दफे किसी ने एक महफिल में कहा कि आप हमें रिकॉर्ड कर दें, ये जो आपने पढ़ा है हमें रिकॉर्ड करके दे दें। ओके। तो मैंने उनके लिए, मैंने कहा रिकॉर्ड कैसे करूं, तो उन्होंने बताया कि इस तरह उनके फोन में कोई एक एप्लीकेशन है साउंड क्लाउड टाइप, तो उस पे अपना अकाउंट बना लूं और रिकॉर्ड कर दूं। तो मैंने अपने ही फोन के ऊपर फिर साउंड क्लाउड डाउनलोड किया और उसके ऊपर एक अकाउंट बनाया, और उस पे मैंने एक रिकॉर्डिंग कर दी। अच्छा। फिर ये था कि मैं उस दौरान मैंने पीएचडी का अपना कोर्स वर्क उसके बाद शुरू किया, साल के बाद। तो ठीक। मैं करते करते जब बोर हो जाता था, तो मैं ब्रेक लेने के लिए करता ये था कि कोई फैज साहब की, या गालिब की, या फराज की, या मुनीर नियाजी की, किसी न किसी की कोई एक नज्म खोलता था, और जी, साउंड क्लाउड के ऊपर उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता था। ठीक। और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, और मैंने किसी के साथ कभी शेयर नहीं किया। अच्छा। फिर राइटिंग्स भी मैं करता था, लेकिन बहुत हैपहैजर्ड, और वो आपको पता है फौज में पोस्टिंग्स होती हैं, आपने जी, स्क्रिबल किया, जी, पेज कहीं गुम गया, तो बहुत सी जी। चीजें लिखी, कभी सीरियसली नहीं लिखी, और वो आगे पीछे हो गई। हुँ, तो हुँ। एक एक ग्रुप था इस्लामाबाद लिटरेरी क्लब के नाम से, वो मैंने ज्वाइन किया। हुँ, तो हुँ। वो जब मैंने ज्वाइन किया, तो उन्होंने वहां पर ना, वो लोग अपनी राइटिंग्स शेयर करते थे। अच्छा। तो उस वक्त राइटिंग्स मेरे पास जो पड़ी भी हुई थी, एक तो वो बहुत, मेरा ख्याल था कि बड़ी पर्सनल चीज है, मैं शेयर नहीं करता था। तो ठीक, मैंने सोचा कि मैं अपना एक रेसिटल शेयर कर देता हूँ। ठीक, तो मुझे याद है कि मैंने फैज साहब की एक पढ़ी हुई नज्म जोन सी है वहां शेयर कर दी। ठीक। तो जब वो शेयर की, तो लोगों ने बड़े मैसेजेस करने शुरू कर दिए मुझे। और एक दोस्त है हमारे, कैसर रजा भाई, वो पेजी भाई हम उन्हें कहते हैं, हुँ, उन्होंने हुँ, मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा मियां तुम क्या करते हो, रेडियो से हो, टेलीविजन से हो, क्या करते हो। तो हुँ, मैंने हुँ, बताया कि सर मैं तो फौजी हूँ। तो हुँ। उन्होंने कहा फौजी का क्या काम है भाई, ये अदब के साथ तुम क्या कर रहे हो। फौजी बड़े बड़े मैंने बिल्कुल हैं। और लिटरली होते हैं। तो खैर वो बस वो उनकी बड़ी शफकत थी, उन्होंने फोन नंबर मांगा, फौरन फोन किया, फिर उनसे बातचीत हुई। तो हुँ, उन्होंने कहा कि फिर वो मुझे मुख्तलिफ कलाम भेजते रहे, और ठीक। उन्होंने कहा कि अच्छा ये पढ़ो, ये हुँ, पढ़ के दिखाओ, ये पढ़ के दिखाओ। हुँ, तो वो फिर उन्होंने बड़ा गाइड किया। ठीक, और फिर इस तरह हुआ कि मुझे अ, एक इस्लामाबाद में एक इवेंट हो रहा था, वहां पर कुछ लोगों ने कहा कि आप आके पढ़ें। तो वो ठीक। मैंने वहां जाके पढ़त की, और लोगों ने जानना शुरू कर दिया। फिर एक जमाने में मैंने यूट्यूब चैनल अपना चलाया, उसके ऊपर 300 400 के करीब मेरी ऑडियोज वीडियोस थी। हुँ, हुँ। तो लेकिन वो फिर मुझे बंद करना पड़ा, क्योंकि फौज का मामला ऐसा होता है, आपको पता है, आप इतना देर वो नहीं कर सकते, जी, क्योंकि जी, मैं जी। सर्विंग था उस वक्त। तो हाँ, इस चलिए तरीके से वो फिर ये पता चल गया। जी, जी, जी।
तो फिर लोगों को पता चल गया कि ये पढ़त करता है, ये आदमी है, आवाज का पता चल गया। तो फिर वो एक लेकिन ये जो काम असल में मैं वो भी जो वीडियोस बनाता था उसमें अपनी शक्ल नहीं दिखाता था, वो एक वॉइस ओवर्स होते थे। वॉइस ओवर होंगी, ओके। हाँ जी, वॉइस ओवर से सामने सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट आता था और पीछे मेरी आवाज आती थी। तो ठीक। लोगों को ये पता था कि ये नाम है एक नासिर बेग जो पढ़त करता है, लेकिन हम्म, इसकी शक्ल क्या है ये किसी को नहीं पता थी। तो इसी वजह से शायद फौज ने भी मुझे इतना वो नहीं किया कि भाई ये कौन सा अपनी शक्ल दिखा रहा है। तो बाकी आवाज चल रही है तो चलती रहे। तो शक्ल मैंने दिखानी शुरू की जब मेरी रिटायरमेंट में एक साल रह गया, तो वो आपको पता चल जाता है, तो आपको डेट मिल जाती है कि फलानी डेट को आप रिटायर होंगे। तो हम्म, उसके बाद फिर मैंने ये किस्सा गो अपना पेज बनाया, हम्म, और फिर मैंने अपनी शक्ल के साथ जो है ना वो वीडियोस बनानी शुरू की। तब मुझे पता था कि अब मैं कुछ महीनों के बाद रिटायर हो जाऊंगा। तो ये हम्म। वाला काम मैंने तब शुरू किया, लेकिन पढ़त का काम तकरीबन पिछले 7-8 साल से रिकॉर्डिंग के साथ अब चल रहा है। वैसे तो खैर शुरू से ही, बचपन से ही कर रहा हूँ ये काम, लेकिन सीरियसली तकरीबन 8 साल, 7-8 साल हो गए मुझे करते हुए। वो ये जो होता है ना, जिनके अंदर कोई थोड़ा सा ये जर्म्स होते हैं अदबी, और कुछ कहने के, कुछ बोलने के, ये जो होते हैं ये शुरू से ही होते हैं। ये फिर मौके मिलते जाते हैं, या जैसे देखें आपने प्रोफेशनल लाइफ गुजारी जैसे आर्मी ऑफिसर होने के साथ, तो फिर आप इसमें तो पोस्टिंग होते होते इंसान, और लेडी वाइफ तो बेचारी पैकिंग कर करके और हस्बैंड साथ सपोर्ट कर करके जो सिलसिले होते हैं, आई नो इट वेरी ऐसे। वेल। लेकिन ये है कि इसके बावजूद भी जब जो चीज होती है वो आपके अंदर इकट्ठी होती गई और फिर एक किस्सा गो की शक्ल में बाहर आई, और माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से आई। तो इससे पहले गपशप तो हम करते ही रहेंगे। तो आपने अब जिक्र किया है फैज साहब का, मनी न्याज़ी का, तो आप हमारे नाजरीन को भी हम स्टार्ट करते हैं फैज साहब से, हमें कोई पढ़त आप सुनाइए। बिल्कुल जी, मैं फैज साहब का कोई कलाम आपकी जी, नजर करता बिल्कुल। हूँ अभी। मुझे एक जरा, बहुत असल में अकीदत। मैं, हाँ जी, मैं असल में आया हुआ हूँ लाहौर में, क्योंकि फैमिली मेरी इधर है। तो वो मेरी सारी किताबें वगैरह जो सी है ना वो सब हैं इस्लामाबाद में पड़ी हुई वो। तो मैं एक सेकंड जरा फैज साहब को आपको निकाल तो लूं। आपने बहुत जी जी नहीं, यू जस्ट टेक योर टाइम। तो आपको पता है कि जी जी लाहौर में तो बहुत गर्मी हो गई है नासिर भाई, जी सुना? जी, बहुत ज्यादा शदीद गर्मी 40 है से जी। ज्यादा टेम्परेचर शदीद हो शदीद। गया। ओह, मैं तो इसलिए कि मैं खुद भी लाहौरन हूँ ना, तो वैसे हम तो बहुत मिस करते हैं अपने शहरों को। सारे ही शहर बहुत प्यारे हैं, इस्लामाबाद भी बहुत ही प्यारा शहर, कराची भी, लेकिन ये है कि लाहौर में गर्मी से जल्दी आ जाते हैं। गर्मी बहुत इस्लामाबाद शदीद है जी। बिल्कुल जरा बहुत शदीद गर्मी। हाँ जी। मैं एक सेकंड जरा फैज साहब देखिए, फैज़ को निकाल लें, और आपको पता है फैज़ तो हर हर शख्स के हर दिल अजीज है यहाँ पे। और फैज़ साहब का इसलिए भी मुझे उनसे बहुत अकीदत है, एज ए रेवोल्यूशनरी राइटर जो उनका नाम है वो तो है ही, लेकिन ये कि फैज़ साहब की बेटी की मैं ट्रेंड हूँ, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, मुनीज़ा हाशमी की। तो अच्छा अच्छा अच्छा, मुनीजा आपा की, अच्छा 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 मैं, अच्छा 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 मीज़ू आपा जो हैं, वो मीज़ू आपा ने ही हमें सिखाया पीटीवी अच्छा। में। जब वो जीएम थी तो हम उनकी टीम में थे, तो हमने तो जी उनसे अच्छा अच्छा उनकी अच्छा। ट्रेनिंग से हमने सीखा, और जो बोलना कुछ आ गया है, थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं या अपने नाज़रीन से बात कर पा रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। और जी बड़ी जी। सख्त ट्रेनिंग हमारी हुई भी है, नाज़िर भाई आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप आए थे। मुझे कुछ आइडिया इस तरह से है कि मैंने आपको बता रहा था मैं कि मैंने काम किया है ख्वाजा नजमुल हसन साहब के साथ। अरे तो हाँ, तो हमारे वो बहुत मुझे आइडिया प्यारे है ख्वाजा कि साहब। जी, 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 जी। ख्वाजा साहब तो इस्लामाबाद में है ना, वो तो जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल इस्लामाबाद में है। ये भी तो हमारे बस मैं एक सेकंड जरा इसको मुझे मिल गया है। प्लीज देख लें। तो ख़वातीन और हज़रात, देखें आपको कैसी ज़बरदस्त ट्रीट आपको ईद की छुट्टियों में मिल रही है, और नासिर बेग को हमने कहा कि हमने इनको इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, तो किताबें उनके पास नहीं, लेकिन फिर भी वो आपके लिए फैज़ साहब हाँ का जी कलाम पेश जी करें। जी। फैज साहब का एक कलाम है दो इश्क। ये बहुत मैं इससे बहुत रिलेट कर सकता हूँ। मैं आपकी खिदमत में पेश करता जी, हूँ जी, दो इश्क। इरशाद। जी। ताजा है अभी याद में ऐ साक़ी गुलफाम,
वो अक्स रुखे यार से लहके हुए अय्याम, वो फूल सी खिलती हुई दीदार की साथ, वो दिल सा धड़कता हुआ उम्मीद का हंगाम। उम्मीद के लो जागा गमे दिल का नसीबा, लो शौक की तरसी हुई शब हो गई आखिर, लो डूब गए दर्द के बेखाब सितारे, अब चमकेगा बेसब्र निगाहों का मुकद्दर। उस बाम से निकलेगा तेरे हुस्न का खुर्शीद, इस कुंज से फूटेगी किरण रंगे हिना की, इस दर से बहेगा तेरी रफ्तार का सीमाब, इस राह पे फैलेगी शफक तेरी कबा। फिर वाह देखे हैं वो हिज्र के तपते हुए दिन भी, जब फिक्र दिलो जां में फुगाम भूल गई है, हर शब वो स्याह बोझ के दिल बैठ गया है, हर सुबह की लौ तीर सी सीने में लगी है। तन्हाई में क्या क्या ना तुझे याद किया है, क्या क्या ना दिले जार ने ढूंढी है पनाहें, आंखों से लगाया है कभी दस्ते सबा को, वाह डाली है कभी गर्दने महताब में बाहें। अब ये दो इश्क बेसिकली उन्होंने बताया, ये पहला वाह। इश्क है जो उन्होंने महबूब के साथ किया और जी, उसमें वस्ल और हिजर दोनों बयान किए। दोनों बयान अब किए। अगला अब अगला इश्क वो बयान करते हैं कि अगला इश्क किसके साथ किया, दूसरा इश्क किसके साथ। इरशाद। कहते हैं कि चाहा है इसी रंग में लैलाए वतन, चाहा है इसी रंग में लैलाए वतन को, तड़पा है इसी तौर से दिल इसकी लगन, ढूंढी है यूं ही शौक ने आसाइश मंजिल, रुखसार के खम में कभी काकुल के शिकन में, इस जाने जहां को भी यूं ही कल्बो नजर ने हंस हंस के सदा दी, कभी रो रो के पुकारा, पूरे किए सब हरफ तमन्ना के तकाजे, हर दर्द को उजाला हर एक गम को संवारा, वाह वापस नहीं फेरा कोई फरमान जुनू का, तन्हा नहीं लौटी कोई आवाज जरस की, खैरियत जान राहत तन सेहत दामा, सब भूल गई मसलहत अहले हवस की। वाह। इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, तन्हा पसे जिंदा कभी रुसवा सरे बाजार, गरजे हैं बहुत शेख सरे गोशाए मिंबर, कड़के हैं बहुत अहले हकम पर सरे दरबार, छोड़ा नहीं गैरों ने कोई नावो के तृष्णा, छूटी नहीं अपनों से कोई तर्ज मलामत, इस इश्क ना उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज दाग नदामत। तो ये वाह जी वाह 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 बहुत वाह। शुक्रिया, नासिर भाई, बहुत ज़बरदस्त। क्या बहुत आपने शुक्रिया। एक एक लफ्ज को उस तरह से बढ़त की है जैसे कि फैज साहब ने उसको यूज करके लिखा हो। इसकी बहुत खूबसूरती, शुक्रिया, ये खूबसूरती है और ये है आपकी स्पेशलिटी। मैं बहुत आप शुक्रिया, यकीन कीजिए, मजा आ गया। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू, वी लव इट। आपका बहुत हाँ, बहुत जब शुक्रिया, बहुत आप शुक्रिया। आप एक शायर खुद भी हैं, तो अपनी शायरी के लिए आप क्या समझती हैं कि शायरी आमद ही होती है या शायरी के लिए कुछ क्राफ्ट भी चाहिए होता है? आपका क्या मानना है? असल में मैं जो ज्यादातर मैंने लिखा है वो अंग्रेजी जबान में लिखा है, ठीक क्योंकि अंग्रेजी में भी मैं उसको असल में आजाद नज़म ही कहूंगा। ठीक है। असल में जो शायरी है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, एक तो सोच है। जी। सोच तो एक बेसिक इंग्रेडिएंट है, वो बुनियाद है जिस पे हम्म, कोई भी कलाम खड़ा होता है। जी। अगर सोच की, ख्याल की पुख्तगी, उसकी एक एक उसका, वो जब तक वो ख्याल कितना अछूता है, कितना खूबसूरत है, वो एक अलग वो एक अलग चीज है। और वो हम्म, कितना डीप है, कहाँ हम्म, से जाके कहाँ आप कितने डीप हैं, कितने हम्म, आप यू नो कितने सेंसिटिव हैं, आप हम्म, अपने कौन से जज्बात के कौन सी तह में जाके कौन सी हम्म, चीज को, कौन सा मोती कुरेद के लाएंगे, ये हर एक के पास नहीं होता। नहीं।
फिर दूसरी चीज है कि आपके पास अल्फाज हों और आप उन अल्फाजों की बुनत जानते हो, वो एक तकनीक है। लिखना भी एक टेक्निक है। एक ख्याल को एक एक पढ़त एक लिखत वाला आदमी जिसके पास क्राफ्ट है, वो उसको जिस तरीके से लिखेगा, और उसी ख्याल को एक ऐसा आदमी जिसके पास वो क्राफ्ट नहीं है वो लिखेगा, तो बहुत फर्क होगा। और पढ़ने वाला क्योंकि सिर्फ ख्याल नहीं मांगता, उसको अल्फाज की चाशनी भी चाहिए होती है। चाशनी भी चाहिए। तो ख्याल की पुख्तगी सिर्फ काफी नहीं होती। मेरा अपना ही ख्याल है कि मैं क्योंकि मैंने ये काम सीखा नहीं है, मैंने उस तरीके से इस पे मेहनत नहीं की, क्योंकि हर काम मेहनत मांगता है, ये क्राफ्ट है। मेरा ख्याल है जब तक आप इसके ऊपर मेहनत नहीं करें, आप इसको सीखें ना और इसकी रियाजत ना करें, आप इसको परफेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरा अपना ख्याल है कि मैं उस लिहाज से शायर तो मैं अपने आप को हरगिज भी नहीं मानता। खासतौर पे उर्दू में तो मैं बहुत डरता हूँ लिखते हुए, क्योंकि उर्दू से मोहब्बत इस तरह की है कि मुझे लगता है कि कोई गुस्ताखी ना हो जाए, तो मैं बहुत कम लिखता हूँ। तो अंग्रेजी में मैं ज्यादातर लिखता हूँ, और वो भी आजाद सी चीजें लिखता हूँ। कोई बहुत कुछ लिखा है, वो भी इतना ज्यादा इसलिए कि ख्याल बहुत से आते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ख्याल जाया ना हो जाए तो उसको लिख लेना चाहिए। तो बुनत मुझे अंग्रेजी में भी वैसे उस तरह नहीं आती, लेकिन अंग्रेजी में चल जाता है क्योंकि इतने लोग लिख रहे हैं, तो एक मैं भी सही। लेकिन उर्दू के साथ गुस्ताखी करते हुए डर लगता है, सच्ची बात है। तो उर्दू में बहुत कम लिखता हूँ, लेकिन लिखा जरूर है बिल्कुल। नहीं, आप तो उर्दू में भी ट्राई करें, आप बड़ा अच्छा लिख लेंगे। आप जितना पढ़त करते हैं आप लिख सकते हैं, लेकिन ये हर हर एक क्रिएटिव इंसान की एक अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है कि वो किस में कंफर्टेबल है अपने जी एक्सप्रेशन। ऐसा ही है, तो आप बिल्कुल हमें ऐसा। अपनी इंग्लिश की कोई भी आजाद नस्म सुनाएं, हम भी एंजॉय करेंगे। जी जी बिल्कुल, मैं आपको अभी सुनाता हूँ। लेट मी जस्ट गेट इट। अगर उससे पहले मैं आपको मैंने ये कोरोना के ऊपर एक नज्म उर्दू अरे में लिखी जरूर, थी, श्योर श्योर श्योर, मैं वो जरूर। आपको सुनाता हूँ और फिर बिल्कुल अंग्रेजी जी, पे भी बिल्कुल। आऊंगा। उतरी है मेरे शहर में ऐसी वबा, न पूछ। उतरी है मेरे शहर में ऐसी वबा, न पूछ। हर नफ्स मुक़य्यद दरो दीवार में है। अब कोई हाथ मिलाता न बात करता है। हर एक शख्स हर एक दूसरे से डरता है। खिजा के खौफ में लिपटी बहार आई है। खिजा के खौफ में लिपटी बहार आई है, जैसे नौरोज क़ज़ा साथ लेके आई है। वाह। ये मर्ज भी है मेरे शहर के लोगों जैसा, इसकी भी कोई दवा कोई भी इलाज नहीं। ये मेरा शहर जो किस्बो रिया का आदी है, ये जहां झूठ के नारों का शोर रहता है। ये मेरा शहर जो मुनाफिकों की बस्ती है, ये जहां जोर का ताकत का राज रहता है। यहाँ एहसास किसी को नहीं किसी का भी। यहाँ खुदगर्ज अनारों यहाँ खुदगर्ज अनाओं ने हैं डेरे डाले। यहाँ वाह। एहसास किसी को नहीं किसी का भी। यहाँ खुदगर्ज अनाओं ने हैं डेरे डाले। आज आफत ज़दा इस शहर के लोग मौत के खौफ से तो लरज़ां हैं, मगर अब मगर अब भी इन्हें इस बात का इदराक नहीं कि ये अंधेरा जो फैला हुआ है चारों सू, इनके अंदर भटक रहा था कहीं सदियों से। वाह। मगर अब भी इन्हें इस बात का इदराक नहीं कि ये अंधेरा जो फैला हुआ है चारों सू, इनके अंदर भटक रहा था कई सदियों से। गो के इम्कान बहुत थोड़ा है, शायद इस खौफ और हिरास की स्याही में फूट निकले सहर मोहब्बत की, और नफरत की बेबसी की रात कट जाए। वो वाह। जिसे ढूंढता फिरता है, और नफरत की बेहिसी की रात ढल जाए। वो जिसे ढूंढता फिरता रहा है मुद्दत से, इब्ने आदम को वो इंसान कहीं मिल जाए। वाह। तो ये एक वाह 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 वाह, क्या बहुत शुक्रिया तर्जुमा पेश धन्यवाद। किया है आपने। सदियों की बात इस कोरोना की उसमें सब। तो नाज़िम भाई मुझे बताइए, आप मैं खुद भी इस मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद क्यों आखिर इंसान को इदराक नहीं है
कि वो अपनी अनाओं में फंसा हुआ है, वो अब तो देखिए पूरी दुनिया में ही फासले आ गए ना, हम एक दूसरे के साथ हाथ में लाने के काबिल भी नहीं रहे। तो ये जो भटका हुआ अंधेरा जो इंसानों के अंदर होता है और उसको ही हमने बेसिकली फाइट करना होता है। तो क्यों ये जो आपने बात की है सहर मोहब्बत की, तो इसका हम बाशऊर इंसान हैं, पूरी दुनिया के इंसानों की मैं बात कर रही हूँ। आई डू बिलीव ऑन ह्यूमैनिटी अ लॉट। तो ये क्या वजह है कि इंसान के ऊपर औताद भी आ जाती है, वो देख भी रहा होता है, इसके बावजूद वो शाउरी मराहिल में वो जो उसकी मेंटल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। और ये जो हम अंधेरों में भटक रहे हैं और इंसान जो है वो उसको शऊर क्यों सिर्फ थोड़े लोगों को होता है, ओवरऑल क्यों नहीं हो पाता ये सब? असल में शगुफ्ता बात मैं आपको बताऊं जो मुझे समझ में आती है। जी। हम लोग बेसिकली सही क्या है ये हर किसी को पता होता है। वो छोटा बच्चा भी जब गलती करता है आप देखिए, जब उसको समझ नहीं होती ना इतनी, लेकिन जब उसकी माँ उसको देखती है तो उसको पता चल जाता है कि मैंने काम गलत किया है। यूं और होता है। और और, और 80% ऑफ द टाइम्स मेरा ख्याल है कि इंसान के अंदर एक कंपस होता है जो उसे बता रहा होता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं। 20% शायद होता है कि इंसान गलती कर जाए, एक जजमेंटल एरर हो जाए, और जिसे मिस्टेक कहते हैं। मेरा ख्याल है कि इंसान ने जितनी भी गलती की है वो सब शऊरी तौर पे की है। और उसमें शायद मुझे लगता है कि लालच, जो 7 सिंस हैं, ताकत का शौक, पैसे की ख्वाहिश, दुनिया में नाम की ख्वाहिश, जो इंसान की ख्वाहिशात हैं, मुझे लगता है कि वो उससे बहुत से गलत काम करवाती हैं। और वी गिव इन। और हम मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग हैं जिन्हें शऊर है, जिसे विजडम कहना चाहिए या विजन कहना चाहिए। ज्यादातर इंटेलेक्ट होता है लोगों के पास, इंटेलेक्चुअल लोग, इंटेलेक्चुअल तो नहीं कहना चाहिए, इंटेलिजेंट लोग हैं। इंटेलिजेंट आदमी जो उनसे था ना, वो आपको आपके रिफ्लेक्सेस बताती है। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस आपको ये बताती है कि आपको अगर मौका आ रहा है तो आपने फौरन से रिफ्लेक्सेस में तेजी से काम कर लेना है, और वो उसके शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस देती है आपको, इंटेलिजेंस। जो विजडम है ना, वो आपको आपका कद कद ऊंचा कर देती है, और आपको बहुत दूर तक, आगे तक नजर आना शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल है कि इंसान ज़हीन तो बहुत है, लेकिन उसमें वो जो शऊर है ना, वो नहीं उस तरह आ सका जिस तरह आना चाहिए। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है वो भी वो चीज इंप्लीकेट नहीं करता। और बहुत से लोग जो उनसे, जो गरीब आदमी है या जो मिडिल क्लास आदमी है, वो तो 2 और 2 4 की बेचारा उसी में रट में फंसा होता है, अपने बिल्स ही बेचारा देता रहता है। और जो ताकतवर लोग हैं उनको ये सिस्टम ताकत देता है, उनको वो चीज बनाता है कि वो ताकतवर हैं बिकॉज ऑफ द सिस्टम। तो वो उसको क्यों उसके अगेंस्ट जाएंगे? तो मेरा ख्याल है कि ये दानिस्ता गलतियां हैं जो इंसान कर रहा है, और वक्ती अपनी ताकत के लिए और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ओवरऑल बहुत सी ज्यादतियां हैं जो अपनी नस्ल पे कर रहा है, जो कि आगे जाके शायद मजीद बिगड़ जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारी अपनी गलतियां जानबूझ के हो रही हैं ये सब, इसमें कोई वो नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि मतलब अल्लाह ताला ने हमें सोचने समझने की सलाहियत भी दी है, हमें गलत और सही की तमीज़ भी दी है। ये इंसान क्या बिल्कुल अपना आपको मैं ये क्वेश्चन ज़रूर अपने गेस्ट से करती हूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट के हम लोग जो इंग्लिस्तान में बैठे हुए हैं या बाकी जो भी मेरा ख्याल है मेरे साथ मेरी तायद करेंगे वो सब लोग भी जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, हमें पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है। शायद जब हम वहाँ रहते थे ना, मोहब्बत तब भी बहुत थी, लेकिन उस वक़्त रियलाइज़ेशन इतनी नहीं थी, क्योंकि आप उस वहाँ रह रहे थे। जब दूर आ जाते हैं, तो फिर हमें एहसास होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि बात-बात पे निकलेगा कि नहीं मैं लाहौरन हूँ, बात-बात पे निकलेगा इस्लामाबाद का मौसम, कराची की ये बात, फलाँ जगह के ये, कभी कोई गाँव की बात किसी और दोस्त के साथ है। यहाँ तक कि आप यकीन कीजिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं जब वहाँ रह रहे होते हैं। जब हम दूर आते हैं, फिर यहाँ जो ये जो सोसाइटीज़ हैं, ये सोसाइटीज़ तो प्रैक्टिकल सोसाइटीज़ हैं और इन लोगों ने बहुत शऊरी तौर पे तरक्की की है। तरक्की उस लिहाज से
कि हमें दुख होता है बहुत ज्यादा जब हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो उनके जो प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो दैट आर मोर क्लोज टू आवर सोसाइटीज, हमारी नॉर्म्स, हमारी जो वैल्यू सिस्टम है उसके ज्यादा करीब है। तो फिर इसलिए ये वाली क्योंकि कुछ समहाउ हल्का सा जब मैं लास्ट टाइम मैंने पाकिस्तान विजिट किया तो मुझे लगा कि ना फैमिली एंड आउट ऑफ द फैमिली एंड द फ्रेंड सर्कल एंड द लिटरेरी सर्कल के जो जिस चीज के एक्सपेक्टेशंस लेके हम आते हैं ना कि वो भाईचारा, वो मोहब्बत, वो मिलना मिलाना, वो एक अंदर की जो चीज है उसमें कुछ हल्की सी मुझे कमी महसूस हुई। तो तब इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया कि चले खैर ये गपशप तो चल रही है, आप अपनी हमें जनाब इंग्लिश की आजाद नज़्म। अच्छा, मैं जरूर सुनाता हूँ। अंग्रेजी का ज्यादातर कलाम जरा छोटा छोटा सा है, तो मैं आपको एक दो पीसेस सुनाते हैं, आप दो सुनाते हैं। तो यह है कि I play hide and seek with the devil. Yes. I play hide and seek with the devil, hopscotch with the angels. As they play, the devils cheat and the angels pray. I cheat with the devil and pray with the angels. Angels take me as one of them, and the devil calls me his brightest prodigy. So Wow. this is just a dichotomy. Wow. Brilliant. One more please. जी, मैं बिल्कुल आपको एक और सुनाता हूँ, और let me just find one for you, which is like beautiful expression, नासिर भाई, beautiful. बहुत शुक्रिया। One is this, it's a वो तो खैर एक totally dark side की थी, this is a little romantic. I lived in a fragile bubble, a bubble of faith that you were mine, mine forever, and I was yours till eternity and beyond even the fragile bubble. The bubble burst with an explosion that destroyed everything inside me who was yours forever, that died a silent death. I lived in a fragile bubble. Wow. So this is, it's very nice. इतनी depth के साथ is that true feeling? Is that true feeling, नासिर भाई? If you allow me to ask. I think a poet can always get away by saying that I imagine a lot of things and I don't really go. बस ऐसे मुझे थोड़ी शरारत सूझी, मैंने कहा जरा मैं नाज़रीन को थोड़ा सी करूं। अच्छा ये मैं इसमें कह रही हूँ कि चले कोई बात नहीं, ये भी चीजें साथ साथ चलती हैं। अच्छा, मैंने आपसे पूछना था कि अक्सर शायर जो हमारे अपने दोस्तों के सर्कल में भी बहुत बहुत सारे बड़े प्यारे शायर भी हैं और प्रोज राइटर भी हैं, तो अक्सर उर्दू के, पंजाबी के, इंग्लिश के, तो नॉर्मली ये होता है कि उन पे कुछ ना कुछ उन पे दिल पे वारदात चली होती है। तो मैं तो खैर थोड़ा सा है मेरा, तो मैं जरूर पूछती हूँ अच्छा बताए ना, तो मैं फिर उसको थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हुए पूछती हूँ कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर लो। तो आप ये बताइए कि आपको ये वारदातें एक दो हुई या बहुत हुई या क्या सिलसिला है, या सिर्फ सारा इमेजिनेशन ही है? देखिए शगुफ्ता, बात यह है कि जो भी हसास लोग होते हैं, पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल है कि बगैर मोहब्बत किसी भी किस्म की हो सकती है, उसके बगैर इंसान का वजूद ही नामुकम्मल है, मेरा अपना ये ख्याल है। खैर हर इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीके से बनाया है। बाज जो आम तौर पे तख्लीक कार लोग होते हैं, जिनमें तख्लीक का एक अंसर पाया जाता है, वो डेफिनेटली उनके दिल जरा मुख्तलिफ तरीके से होते हैं, काम करते हैं, उनके जज्बात मुख्तलिफ, मोस्ट सेंसिटिव। और
और मैं आपको बताऊं शगुफ्ता कि जो मोहब्बत है, इश्क है, ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्योर किस्म के जज्बे हैं, अगर इनको आप इसकी ट्रू सेंस में और इसकी एसेंस को फील किया जाए। ट्रू। हमारे यहाँ एक बड़ी बदकिस्मती ये है कि इसको एक बड़ी अजीब सी चीज बना दिया गया है, लोग फिल्मों में बेच बेच के और गानों में सुना सुना के और उस तरीके से वगैरह। और आई थिंक दैट विदाउट फीलिंग, हैविंग दीज एक्सपीरियंसेस, you cannot grow, you cannot evolve, because it is not just the joy of love, it is the pain of love that actually helps you. It breaks you, and in the process of breaking you, it makes a new you. It evolves you. So I think that if you have never fallen in love, if you have never felt that, I mean, you're stuck somewhere at a very lower level in order to evolve emotionally and mentally, and to become a better person, a person who is probably a little more refined than what he was. So ये evolution जो सी है ना, I think love actually is a main catalyst, an exponent that actually carries this out. So this is what I believe about love. मेरी feeling ये है, and I think it's very beautiful. It's very beautiful, and it is something which is very sacred. I believe so. I do believe that it's very sacred, और मैंने बस आपको टटोलना था, आपसे निकलवाना था। मैं हाजिर जी। थैंक यू, आई लव दैट, क्योंकि बहुत आपकी शुक्रिया। बात बिल्कुल सही है कि ये इस चीज को एक वन डायमेंशनल कर करके ना, इसको पता नहीं क्या से क्या बना दिया। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेंटल एवोल्यूशन के लिए, ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए इस तरह के जो सेक्रेड जज्बात हैं उनकी बहुत सख्त जरूरत है, मतलब वरना तो इंसान और एक पत्थर के इंसान में कोई इतना फर्क ना रहे। तो बड़ा मजा आया आपके पास। अब हमारे पास है 1 मिनट और आपके पास है 30 सेकंड। लास्ट मैसेज, आप कोई पार्टिंग मैसेज देना चाहें? बहुत मजा आया, दिल चाहता है कि आज इतनी गर्मी में आपको मैं लाहौर में कोई और 2-3 घंटे बात कर सकूं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम लोगों से यही दरखास्त करूंगा कि आप लोग जहां भी रहें, अपनी जात से बाहर निकल के सब लोगों के लिए सोचें, इंसानियत के बारे में सोचें। ये जो वबा है ना, इसने इंसान को ये मजबूर कर दिया है सोचने पे कि इंसान अकेला नहीं है, हम सब एक से हैं। और सबसे मोहब्बत करें। अगर इंसानियत कायम रहेगी, बढ़ेगी तो इकट्ठी, खत्म होगी, तबाह होगी तो इकट्ठी। सब इंसानों से मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे का भला चाहें, और जितना अच्छाई का, भलाई का काम हो सकता है वो जरूर करें। और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सो मच, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। नासिर भाई, इतना मजा आया, और इंशाल्लाह आपको आगे भी फॉलो करते रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे। आई एम रियली ग्रेटफुल, गिमी टीवी इज वेरी ग्रेटफुल, और आपसे हमने गपशप की, और हमारे नाजरीन यकीनन ये एपिसोड भी एज यूजुअल बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।